इंग्लिश में एक कहावत है, वॉट डजेंट किल यू मेक्स यू स्ट्रोंगर। अर्थात विपरीत परिस्थितियाँ आपको मजबूत बनाती हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की कहानी में हम जानेंगे कि बीटेक करने के लिए अपने घर से दूर जाने वाली एक छात्रा किस तरह से अपनी अनुभूतियों की साक्षी बन गई। इस कहानी को आवाज़ दी है श्रीमती शीबा रिजवी ने और लिखा है स्वामी ज्ञान समर्पण जी ने। बचपन से ही आभा की पहचान एक मेधावी छात्रा के रूप में बन गई थी। परिवार, विद्यालय और समाज में जब कोई पहचान बन जाए तो उस छवि को बनाए रखना हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है। इसी उत्तरदायित्व को निभाते हुए आभा का इंटर में जनपद की मेरिट में नाम आया और वह इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए दूसरे नगर में चली गई। परिवार से अलग रहने का आभा के लिए यह पहला अवसर था। साथ आए पापा ने लौटते समय आभा से कहा, अब तुम हम लोगों से अलग रहोगी। किसी बात के लिए तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विवेकपूर्ण फैसलों से संचालित होगा। यह सुनकर आभा को अब अपने ऊपर आए इस उत्तरदायित्व का बोध हुआ। उसने अपने आप से कहा, मैं खुद को कभी हताश नहीं होने दूंगी। यह इंजीनियरिंग कॉलेज एक छोटे से रेलवे स्टेशन के पास था। स्टेशन के इस पार यह कॉलेज था और उस पार शहर। कुछ दूर पर विश्वविद्यालय था, इसलिए सारा क्षेत्र अध्ययन में तल्लीन था। फुटपाथ पर पुरानी पुस्तकें बिकती थीं और ठेलों पर कॉपियाँ, फल या चाट के ठेले थे, पर बहुत कम। पहले यह भय था कि अनजान नगर में 4 साल कैसे कट पाएंगे, लेकिन रूममेट के कहने पर कि कुछ समय में तुम्हारी कुछ आदतें मैं सीख लूँगी और मेरी कुछ आदतें तुम सीख लेना, आभा को अपनेपन का एक सुखद एहसास हुआ। मोबाइल फ़ोन से रोज़ ही घर पर बात हो जाया करती थी, इससे घर से निकटता भी बनी हुई थी। बबूल की झाड़ियों के बीच बनी पगडंडी से होकर हॉस्टल से कॉलेज जाना आना, अध्ययन, भोजन, थोड़ा मनोरंजन, शयन आदि में समय व्यतीत हो रहा था। हॉस्टल की छात्राएं मन बहलाने के लिए कभी कभी अंताक्षरी खेलती थीं। इसमें गाने सुर और ताल के साथ गाने का नियम था। जिनको गाने की लय याद नहीं थी, उन्हें भी हल्की फुल्की रैगिंग से काफ़ी गाने याद आ चुके थे। इस अंताक्षरी में अलग ही मज़ा आता था। कभी सब मिलकर कॉमन रूम में टीवी भी देख लिया करती थीं। एक दिन पापा का पत्र मिला। उसमें लिखा था, अजनबी माहौल में तुम्हारे मन में अनेक भाव उठते होंगे, कभी उत्साह, कभी निराशा, कभी खुशी, कभी गम। इन सभी को अनुभव करना, लेकिन अपने आप को इनसे जोड़ मत लेना। ये तुम्हारे अंदर आकाश में तैरते हुए बादल हैं। इनको देखना, लेकिन कभी विचलित मत होना। इससे प्रेरित होकर आभा ने अपने मनोभावों को देखना शुरू कर दिया था। कभी सुबह वक्त मिलता, कभी शाम को। उसे अच्छा भी लगने लगा था। अवसर मिलने पर वह अपने भीतर चलने वाली भावदशाओं को देखती थी। धीरे धीरे मनोभावों के साथ साथ शारीरिक क्रियाओं का भी बोध सधने लगा था। लेकिन रविवार की शाम को वह भूख का एहसास। आभा के हॉस्टल के भोजनालय में एक विचित्र नियम था। रविवार दोपहर के बाद रसोई में अवकाश रहता था, अर्थात अनिवार्य व्रत। और यह एक ऐसा नियम था कि स्टेशन के उस पार की चाय की दुकानों और भोजनालयों पर भी लागू रहता था। घर में रहते हुए भूख से पहले खाना मिल जाता था, लेकिन यहाँ तो अनुशासन में रहना है। भोजन मिलने की कोई संभावना नहीं थी। हॉस्टल में भूख के एहसास के साथ जीना पड़ेगा। यह एक ऐसा मनोभाव था जिसमें शरीर, मन और आत्मा सभी एक हो जाते थे। बाकी सभी भावनाओं को देखना सरल था, लेकिन भूख, क्या इसे भी देखा जा सकता है? मेधावी आभा ने सोचा, मैंने आपदा को अवसर बनाने की बात हमेशा से सुनी है। क्यों ना भूख और भोजन के स्वाद की अनुभूतियों का भी बोध साध कर देखा जाए। इसके अतिरिक्त और क्या ही किया जा सकता था।
बोध साधने पर उसे पता लगा कि सोमवार की सुबह भोजन में कुछ अधिक ही स्वाद आता है। भोजन करते समय एक विशेष तृप्ति महसूस होती है। सदा भटकते रहने वाला मन बिल्कुल एकाग्र होकर भोजन का स्वाद ले रहा होता है। यह भोजन काफ़ी प्रतीक्षा के बाद मिला था, क्या इसलिए? अब आभा को विचार करने के लिए एक प्रश्न मिल गया था। भोजन का स्वाद मन को एकाग्र कर देता है या मन के एकाग्र होने से भोजन में अधिक स्वाद आता है? तब उसे पापा का पत्र याद आया, जिसमें मनोभावों से विचलित ना होने वाली बात लिखी थी। वह कौन है जो विचलित नहीं होता? उसने अपने आप से पूछा। उसने सोचा, अगर मन के एकाग्र होने से भोजन में अधिक स्वाद आता है तो गीत गाते हुए या कुछ देखते हुए भी क्यों ना मन को एकाग्र करके देखा जाए। इस प्रयोग को करने पर उसे पता चला कि यह मन की एकाग्रता नहीं है, बल्कि वर्तमान के क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने पर गीत गाने या देखने की गुणवत्ता में फर्क आ जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान के क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हुए अनुभव की प्रगाढ़ता बढ़ जाती है। क्या कोई है जो प्रतिपल इन सभी अनुभवों को देखता तो है, लेकिन इनसे अप्रभावित बना रहता है? वह भोजन से प्राप्त तृप्ति को देखता है और भूख की पीड़ा को भी। वह कोई कौन है? आभा ने बहुत चिंतन मनन किया। उसे बोध होने पर लगा कि जब से उसने होश संभाला है, अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों के जिया है, सदा से उसके भीतर कुछ उपस्थित रहा है जिसे वह मैं के रूप में पहचानती है। बचपन से ही आभा को अपनी बड़ी बड़ी भाव प्रवण आंखें बहुत सुंदर लगती थीं। अगर उससे पूछा जाता तो वह अपना नाम ऐसा रखती जिसमें उसकी आंखों की सुंदरता भी अभिव्यक्त होती हो। उसकी माँ सदा ही उसे सौभाग्यशाली कहा करती थी। इन सभी अनुभवों के प्रति बोध रखने पर उसे अपने इन से अलग होने की स्पष्ट अनुभूति हो रही थी। अपने इस अलगपन की निरंतरता के ज्ञान से प्रसन्न होकर उसने अपनी डायरी में लिखा, हे कमलाक्षी, हे सुबगे, गाते हुए, देखते हुए, स्वाद लेते हुए यह बोध बना रहे कि मैं हूँ, और शाश्वत की अनुभूति हो जाती है। यह विज्ञान भैरव तंत्र की वह विधि थी जिसका प्रयोग वह अनजाने में ही करने लगी थी। यह ध्यान विधि विज्ञान भैरव तंत्र की 53वीं विधि है। ओशो ने अपनी बुक ऑफ सीक्रेट्स नाम की पुस्तक में विज्ञान भैरव तंत्र पर प्रवचन दिए हैं। इस विधि के बारे में समझाते हुए ओशो कहते हैं, हम हैं, लेकिन हमें बोध नहीं है कि हम हैं। हमें आत्मस्मरण नहीं है। तुम खा रहे हो या तुम स्नान कर रहे हो या टहल रहे हो, लेकिन टहलते हुए तुम्हें इसका बोध नहीं है कि मैं हूँ। सजग नहीं हो कि मैं हूँ। सब कुछ है, केवल तुम नहीं हो। झाड़ हैं, मकान हैं, चलते रास्ते हैं, सब कुछ है। तुम अपने चारों ओर की चीज़ों के प्रति सजग हो, लेकिन सिर्फ अपने होने के प्रति कि मैं हूँ सजग नहीं हो। लेकिन अगर तुम सारे संसार के प्रति भी सजग हो और अपने प्रति सजग नहीं हो, तो सब सजगता झूठी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन सबको प्रतिबिंबित कर सकता है, लेकिन वह तुम्हें प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें अपना बोध है तो तुम मन के पार चले गए। यह विधि कहती है कि कुछ भी करते हुए, गाते हुए, देखते हुए, स्वाद लेते हुए यह बोध बना रहे कि मैं हूँ, और शाश्वत को आविर्भूत कर लो। अपने भीतर उसे आविष्कृत कर लो, जो सतत प्रवाह है, ऊर्जा है, जीवन है, शाश्वत है। तुम भोजन करते हुए
इसका प्रयोग कर सकते हो। तुम स्नान करते हुए इसका प्रयोग कर सकते हो। चलते हुए या बैठे हुए किसी समय भी यह प्रयोग कर सकते हो। कोई भी काम करते हुए अचानक अपना स्मरण करो और फिर अपने होने की उस झलक को जारी रखने की चेष्टा करो। जिस क्षण तुम्हें बोध होता है कि मैं कौन हूं, उसी क्षण तुम शाश्वत की धारा में फेंक दिए जाते हो। इसे प्रयोग करो। अगर तुम लगन से लगे रहे तो पूरी संभावना है कि यह विधि तुम्हें सत्य की झलक दे जाए, और सत्य शाश्वत है। यह कहानी यस ओशो मैगजीन के अक्टूबर 2020 अंक में प्रकाशित हुई है।